प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा है कोई भी सरकारी एजेंसी, भारत की कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल करके इस तरह की पूछताछ नहीं करती है। डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए उन्होंने 3 स्टेप दिए हैं। कौन कौन सा स्टेप है? रुको, सोचो और एक्शन लो। जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जबरदस्त तरीके से शेयर भी जरूर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते। एक एक पॉइंट आज का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा। सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का आज डिस्कस करने वाले। चलिए पहला है, ऐसे तो रोज ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं परंतु आज के सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है, आयरन मैन चैलेंज 70.3 गोवा में आयोजित किया गया है। देख रहे हैं ना कैसा पहले सांसद बने हैं। आयरन मैन चैलेंज, आयरन मैन बन गए पहले सांसद। कौन है? तेजस्वी सूर्या, बेंगलुरु साउथ के बीजेपी सांसद हैं, है ना पहला, यूनिक सा। इन्होंने क्या है आयरन मैन चैलेंज, इसके बारे थोड़ा समझ लेते हैं। ये बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ये तेजस्वी सूर्या बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बेंगलुरु साउथ से बीजेपी के सांसद है वर्तमान में। आयरन मैन चैलेंज क्या होता है? यह एक ट्राइथलॉन है, दुनिया का कठिन और प्रतिष्ठित ट्राइथलॉन, जिसका कि आयोजन गोवा में किया जाता है। यह 3 चरण में आयोजन किया जाता है। 3 चरण की प्रतियोगिता होती है, जिनमें कि पहला तैराकी होता है, 1.9 किलोमीटर की तैराकी करनी होती है। उसके बाद तुरंत साइकिलिंग की होती है, जो कि 90 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है, साइकिल चलानी होती है। उसके बाद 21.2 किलोमीटर दौड़नी होती है, मैराथन दौड़ होती है। 21.2 किलोमीटर दौड़ की प्रतियोगिता होती है। इसमें तेजस्वी सूर्या ने आयरन मैन चैलेंज को पार कर दिया, जीत लिया है। इन्होंने 8 घंटे, आयरन मैन तेजस्वी सूर्या ने 8 घंटे 27 मिनट 8 घंटे 27 मिनट 32 सेकेंड में इस कंपटीशन को पूरा किया है। जो कि कंप्लीट कितना किलोमीटर होता है? 113 किलोमीटर होती है कंप्लीट। अगर देखा जाए तो पूरी 113 किलोमीटर की कंपटीशन होती है। इसको इन्होंने 8 घंटे 27 मिनट 32 सेकंड में पूरा किया है तेजस्वी सूर्या, और बन गए हैं भारत के पहले सांसद। आयरन मैन चैलेंज, आयरन मैन बनने वाले तेजस्वी सूर्या हैं। और आज है 31 अक्टूबर, और 31 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। किनकी जयंती के अवसर पर? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। 2025 तक 150वीं जयंती होगी। 2025 में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती होगी। इस अवसर पर सरकार ने, भारत सरकार ने 2024 से 2026 तक उनकी जयंती को सेलिब्रेशन करने का घोषणा की है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप मुख्यमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 नादियाड गुजरात में हुआ था। 31 अक्टूबर को गुजरात में बरदौली सत्याग्रह के दौरान इनको सरदार की उपाधि दी गई थी वहाँ के महिलाओं द्वारा। 1931 क्रांची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। 1931 क्रांची कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता। भारत रत्न इनको मिल चुका है 1991, परंतु मरणों उपरांत 1991 में इनको भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल, इनके बारे में देख लीजिए। 21 अप्रैल 1947 में इन्होंने दिल्ली के मेडकोप हाउस में एक संबोधन दिया था, सिविल सेवकों को संबोधित किया था। उस समय इन्होंने सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। तो प्रश्न यहाँ बनता है कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसने कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसके लिए संबोधन किया था? किसको कहा था? तो सिविल सेवकों को, सिविल सर्वेंट को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। 21 अप्रैल को, और इसी याद में 21 अप्रैल को इन्होंने संबोधन दिया था और सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। इसी की याद में, स्मरण में 21 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाते हैं 2006 से। इनके ही एक मूर्ति बनाई गई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका नाम रखा गया है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। यह कहाँ स्थापित है उसके पहले समझ लेते हैं आधारशिला वगैरह। इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? 31 अक्टूबर 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा की जाती है, परंतु ये इस समय वर्तमान में जब उद्घाटन करते हैं उसमें भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और आधारशिला के समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और इसकी स्थापना कहाँ की है? गुजरात के नर्मदा जिले के
केवड़िया में, नर्मदा जिले केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर सरदार सरोवर बांध से 32 किलोमीटर दूर साधु बेट नामक स्थान पर गरुड़ेश्वर बांध पर इसकी स्थापना की गई है। मूर्ति की ऊंचाई की अगर बात करें तो 182 मीटर ऊंचाई है। सिर्फ मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है, यानी कि यहाँ से आधारशिला और यहाँ मूर्ति अगर देख लें तो यहाँ से यहाँ तक 182 मीटर है। अगर आधार सहित यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर देखें हैं, आधार से यहाँ से पूरा मूर्ति तक 240 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। इसका निर्माण लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा किया गया था। वास्तुकार कौन थे? तो वास्तुकार राम सुतार थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार राम सुतार थे। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी का भी हाल में निधन हो गया। अक्टूबर 2024 में इनका जन्म 1926 बेंगलुरु में हुआ था। 1977 में ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे और आंध्र प्रदेश पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। परंतु इनको क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। आधार कार्ड योजना जब 2012 में लाई गई, 2012-13 में लाई गई थी, आधार कार्ड जो हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें बायोमेट्रिक पहचान हम लोग दिया। जब बनाने के समय बायोमेट्रिक पहचान लगता है, तो इसको लेकर के इस बायोमेट्रिक पहचान में जो जानकारियाँ दी जा रही थी, इस जानकारी को चुनौती दिया था न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी जी ने। इसी को लेकर के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि जो बायोमेट्रिक में जो जानकारियाँ ली जा रही हैं वो निजता का उल्लंघन है, निजता के अधिकार का उल्लंघन, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन किया जा रहा है, ये जानकारियाँ नहीं लेनी चाहिए। तो इसके लेकर के उन्होंने याचिका दायर की थी और इसका रिजल्ट 2017 में आता है और सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीयता के अधिकार यानी कि निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का श्रेणी में दिया है, मौलिक अधिकार का दर्जा दिया था। और इस तरह से अब हमें पूरे नागरिक को, देश के नागरिक को गोपनीयता का अधिकार मिला हुआ है। अपने बन जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न अगर बनता है कि न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी का संबंध किससे है, तो निजता का अधिकार, ऑप्शन में अगर निजता का अधिकार या गोपनीयता का अधिकार भी से कहते हैं तो आप लोग इसे टिक कर लीजिएगा। सैर ए गुल फरोश उत्सव यह कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली में मनाया जाता है। ये सिंपल सा वन लाइनर है। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 का आयोजन जापान में किया गया है। तो इसमें भारतीय सुकांत कदम ने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जो इन्होंने जीता है मेंस सिंगल में, पुरुष सिंगल में SL कैटेगरी में जीता है और सिल्वर मेडल इन्होंने डबल में, मेंस डबल में दिनेश राजैया के साथ, इनके पार्टनर दिनेश राजैया, इनके साथ इन्होंने डबल में जीता है सिल्वर मेडल। तो सुकांत कदम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, भारतीय। इन्होंने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में यह गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हम लोग पढ़ा था, 2024 का सम्मेलन कजान रूस में हुआ था। इसी समय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे इस सम्मेलन में। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग, झारखंड हजारीबाग जिले की, झारखंड राज्य है और हजारीबाग जिले की सोहराई पेंटिंग गिफ्ट की है, उपहार स्वरूप उनको प्रदान किया है। सोहराई पेंटिंग का संबंध कहाँ से है? झारखंड से। कि अगर जिला पूछा जाता है तो हजारीबाग से संबंध है। GI टैग, सोहराई पेंटिंग को GI टैग का प्रदान किया गया था। 2020 में GI टैग मिल चुका है। इस पेंटिंग में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है इसको बनाने के लिए। और पेंटिंग में क्या प्रदान किया गया है, कौन सी गिफ्ट स्वरूप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्लादिमीर पुतिन को प्रदान की है, तो उसमें सुंदर मोर की पेंटिंग है। आप इमेज में देख रहे होंगे स्क्रीन पर, सुंदर मोर की एक पेंटिंग है, वो प्रदान की गई है। उसके साथ इन्होंने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान, ईरान के राष्ट्रपति कौन है? मसूद पेजिशकियान, उनको मदर पर्ल ऑफ समुद्री सेल से बनी हुई फूलदान प्रदान की है। समुद्री सेल से बनी हुई फूलदान प्राप्त की है, जिसका कि निर्माण महाराष्ट्र के तटीय कारीगरों द्वारा किया गया है। और उसके साथ ही उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिरजियोयेव को वर्ली पेंटिंग प्रदान की है। तो वर्ली पेंटिंग का संबंध कहाँ से? इसका भी संबंध महाराष्ट्र है ना। यूनिक सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, बहुत ही अजब तरह का यूनिक प्रश्न है आज का सभी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी है, इसको तो ध्यान से समझिएगा, बहुत जरूरी है। डिजिटल अरेस्ट की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में की है। यह डिजिटल अरेस्ट क्या है? ये क्या है डिजिटल अरेस्ट? किस तरह से लोग हो रहे हैं? बहुत ही, यह एक फ्रॉड कॉल है जिसके माध्यम से ये फ्रॉड कॉल करने वाले जो होते हैं पुलिस अधिकारी,
सीबीआई के अधिकारी या नारकोटिक्स या ऐसे ही बड़े विभाग के बड़े अधिकारी बनकर आपको कॉल करते हैं। कॉल करके आपके ऊपर झूठे मुकदमे का हवाला देते हैं कि झूठा मुकदमा, कोई भी मुकदमा हुआ है, और फिर आपको डराते हैं। इसी तरह का जानकारियां देकर आपको फिर सबूत मांगते हैं, बहुत तरह की जानकारियां मांगते हैं डराकर। अगर इस तरह का कॉल आता है, कोई भी परेशान हो सकता है। तो इस तरह का हवाला देकर आपको परेशान किया जाता है, गुमराह करने की कोशिश की जाती है। जब उनको लग जाता है कि आप पूरी तरह से उनके झांसे में आ गए हैं, तो फिर वो पैसे की मांग करते हैं कि इस केस को सेटल किया जाएगा। सेटलमेंट के लिए, केस को ख़त्म करने के लिए पैसे की डिमांड करते हैं। ये फ्रॉड कॉल है। इससे बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मंत्र दिया है, 3 स्टेप कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा है, कोई भी सरकारी एजेंसी, भारत की कोई भी सरकारी एजेंसी फ़ोन या वीडियो कॉल करके इस तरह की पूछताछ नहीं करती है। डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए उन्होंने 3 स्टेप दिए हैं। कौन कौन सा स्टेप है? रुको, सोचो और एक्शन लो। ये रुको, सोचो, एक्शन ले क्या है? जब कॉल आएगा आपको रुकना है, समझना है कि इस तरह की फ्रॉड कॉल, ये फ्रॉड कॉल है, और इससे कोई भी अधिकारी, सरकारी एजेंसी के अधिकारी आपको कॉल करके इस तरह की जानकारी नहीं मांगेगी। या सोचना है, रुकना है, पहले तुरंत हड़बड़ाकर जानकारी नहीं देनी है, फिर सोचना है कि अब क्या किया जाए। तो कोई भी जानकारी उसे नहीं देना है, डरना नहीं है। और एक्शन लो। एक्शन लो माने, एक्शन लो का कारण मतलब क्या है कि साइबर हेल्पलाइन से आप मदद ले सकते हैं, वहाँ कॉल करके आप इसकी जानकारी दे सकते हैं, या अपने नज़दीकी पुलिस ऑफिस में, पुलिस स्टेशन में पुलिस को इसकी जानकारी देकर आप बच सकते हैं। ये 3 स्टेप याद कर लीजिएगा। रुको, सोचो, एक्शन लो का संबंध किससे है? तो डिजिटल अरेस्ट से संबंधित है। किसमें बात की है? मन की बात कार्यक्रम में इन्होंने बात की है। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 10 साल पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत 28 अक्टूबर 2014 में की गई थी। वन बंधु कल्याण योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलोन डी'ओर अवार्ड 2024 किसके प्रदान किया गया है? तो पुरुष कैटेगरी में रोड्रिगो हर्नांडेज, स्पेन के फुटबॉलर हैं ये। पुरुष कैटेगरी में इनको प्रदान किया गया है। पहली बार इनको मिला है बैलोन डी'ओर अवार्ड। तो अब फीमेल कैटेगरी में किन्हें प्रदान किया है? आइटाना बोनमाती, ये भी स्पेन की प्लेयर, महिला प्लेयर हैं, और ये 2023 में भी इनको प्रदान किया गया था। यानी कि लगातार दूसरी बार इन्होंने बैलोन डी'ओर अवार्ड प्राप्त किया है आइटाना बोनमाती ने। लियोनेल मेसी को 2023 में पुरुष कैटेगरी में प्राप्त दिया गया था। 2023 में लियोनेल मेसी, और लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, और यहाँ एक रिकॉर्ड है इनके नाम कि बैलोन डी'ओर अवार्ड सबसे अधिक 8 बार प्राप्त किया इन्होंने। सबसे अधिक 8 बार प्राप्त करने वाले फुटबॉलर हैं, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। और एक अगर प्रश्न बनता है कि रोड्रिगो हर्नांडेज स्पेन के राष्ट्रीय प्लेयर हैं, तो ये किस क्लब के लिए खेलते हैं? तो मैनचेस्टर सिटी क्लब के लिए खेलते हैं। ये भी प्रश्न बन सकता है। मैनचेस्टर सिटी क्लब के लिए खेलते हैं ये। और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह पुरस्कार फ्रांस की एक पत्रिका है। पत्रिका का नाम है फ्रांस फुटबॉल पत्रिका। फ्रांस फुटबॉल पत्रिका, ये पत्रिका का ही नाम है। इसके द्वारा ये 1956 से दिया जा रहा है। 1956 से यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है उत्कृष्ट फुटबॉलर को। संजीवनी क्या है? संजीवनी भारत की पहली एयर एम्बुलेंस है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। एआईएम्स ऋषिकेश में, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में इसकी का उद्घाटन किया गया है मोदी जी द्वारा। यह निःशुल्क सेवा है, पूरी तरह से निःशुल्क सेवा है। गंभीर रूप से घायल मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ ले जाने में टाइम भी लगता है, रास्ते भी उसी तरह पहाड़ी रास्ते हैं, इसलिए इसका उद्घाटन वहाँ किया गया। भारत की पहली एयरलाइंस एम्बुलेंस, नाम क्या है? संजीवनी। एक एक पॉइंट को हम लोग समझा यहाँ। आशा करता हूँ एक एक पॉइंट आप लोग समझ में आया होगा। और अगर कहीं डाउट है तो कमेंट में विचार जरूर रखिएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।